नमस्कार। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित पुस्तक संस्कृति पर आधारित परिचर्चा में आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष एनबीटी पूरे देश में और विदेशों में भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुस्तक मेलों का आयोजन करती है। पुस्तक का प्रचार प्रसार, प्रकाशन, लेखक पाठक संवाद और बहुत सारी गतिविधियां पुस्तकों के माध्यम से एनबीटी लेखकों पाठकों के बीच में एक सेतु का कार्य करती है। और सबसे बड़ा आयोजन रहता है विश्व पुस्तक मेले का। सभी पुस्तक प्रेमी, प्रकाशक, लेखक, पाठक, समीक्षक, आलोचक और सभी पुस्तक प्रेमी जन और जो पुस्तक संस्कृति के साथ अनुराग रखते हैं, वे पुस्तक मेले का बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं। और पुस्तक मेले के अवसर पर एनबीटी के द्वारा अनेक संस्थाओं के माध्यम से, प्रकाशकों के माध्यम से और लेखकों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे आयोजन होते हैं जहां पुस्तकों का लोकार्पण, पुस्तकों की समीक्षा, पुस्तकों पर परिचर्चा, संवाद और अन्य अनेक इस तरह के कार्यक्रम संपन्न होते हैं। और हिमाचल कला से हम लोग भी हिमाचल के लेखकों को दिल्ली ले जाते हैं। दिल्ली के लेखक राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल के लेखकों के साथ विचारों का आदान प्रदान, परिसंवाद होता है। पिछले वर्ष हमने अटल साहित्य चिंतन पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हिमाचल भवन मंडी हाउस में किया था और लेखक मंच पर भी कार्यक्रम किया, जिसमें अनेक राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार हमारे साथ जुड़े। उन्होंने हमारे कार्यक्रम को गौरवान्वित किया। उसी श्रृंखला में हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी आज एनबीटी के ओर से कुछ लेखकों को साथ लेकर के, हिमाचल की ओर से कुछ लेखक हमारे साथ बने हैं और हम आज पुस्तक संस्कृति पर परिचर्चा करने जा रहे हैं। और ये संवाद करेंगी पालमपुर से चंद्रकांता जी, हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी की ओर से। मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वानों का, सभी लेखकों का हृदय से, हिमाचल के समस्त लेखकों की ओर से, साहित्यकारों की ओर से और राष्ट्र के सभी लेखकों साहित्यकारों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप सभी का स्वागत सम्मान करते हुए विनम्र आग्रह करना चाहूंगा चंद्रकांता जी से कि वे आज के इस संवाद को आगे बढ़ाएं और परिचर्चा में विद्वानों के विचारों को पाठकों तक पहुंचाने का एक सफल और सार्थक प्रयास करें, ऐसी हमारी अपेक्षा रहेगी। चंद्रकांता जी। धन्यवाद डॉक्टर करम सिंह जी। नमस्कार दोस्तों, हिमाचल अकादमी के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम का विषय है पुस्तक संस्कृति और समाज, जिस पर बात करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के ट्रस्टी डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी, वरिष्ठ व्यंग्यकार, आलोचक, प्रतिष्ठित व्यंग्य पत्रिका व्यंग्य यात्रा की संपादक डॉक्टर प्रेम जन्मेजय जी, वरिष्ठ कवि, आलोचक और बाल साहित्यकार डॉक्टर दिव्य रमेश जी और असिस्टेंट प्रोफेसर साहित्यकार और समीक्षक इंदर सिंह ठाकुर जी। हिमाचल अकादमी के मंच पर आप सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, एक समय था जब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपनी ज्ञान निधि सौंपने के लिए गीतों का या वाचिक परंपरा का प्रयोग करती थी। लिपि के विकास के बाद पत्रों और शिलालेखों पर लिखा जाने लगा, फिर कागज का आविष्कार हुआ और आज डिजिटल किताबों का दौर है, जिन्हें हम ई बुक्स के नाम से जानते हैं। पिछले कुछ समय में पुस्तकों को लेकर लेखक और पाठक दोनों के ही आचरण में बदलाव आया है।
मोटे तौर पर कहा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में पुस्तक संस्कृति नई चाल में ढली है। पुस्तक संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर अरुण से रूबरू होते हैं। नमस्कार डॉक्टर अरुण, हिमाचल अकादमी के इस मंच पर आपका स्वागत है। आपका विषय है पुस्तक संस्कृति समाज। सच मानिए, एक बहुत बड़ी दार्शनिक ने कहा है कि आप अगर अपना कोई सच्चा मित्र चुनना चाहते हैं तो पुस्तक से बढ़कर कोई मित्र आपका नहीं हो सकता। शर्त एक ही है कि आपको चुनना आना चाहिए, आप सिलेक्शन कर सकें। पुस्तक आपके जीवन को बदल सकती है, पुस्तक आपके जीवन को भ्रष्ट भी कर सकती है। मैं जानता हूं कि वो पुस्तक भी है जिसे पढ़कर आप तकिए के नीचे रखते हैं और छुपा कर रखते हैं, वो आपके जीवन को खराब कर सकती है। और एक ऐसी पुस्तक भी है जिसको पढ़कर मरणासन व्यक्ति भी कहीं ना कहीं प्रेरणा लेकर अपने आप को जीवन की ओर ले चल सकता है। मैंने एक छोटी सी घटना पढ़ी थी। एक व्यक्ति बंबई में लाला, कोई व्यापारी, कहीं किसी तरह से व्यापार में घाटा हो गया और आत्महत्या करने की उसने सोची। वो आत्महत्या करने जा ही रहा था कि रास्ते में उसे कहीं स्टॉल पर कुछ किताबें पढ़ी मिल गई। उसमें प्रेमचंद की कोई पुस्तक थी। एक आने में उसने वो पुस्तक खरीदी और उस पुस्तक को जब उसने पढ़ा तो पढ़ने के बाद वो आत्महत्या से करने से लौट आया और उसके बाद उसने अपना व्यापार शुरू किया और व्यापार में उसको इतना लाभ हुआ। तो उसने लिखा था कि मुझे एक आने की पुस्तक ने जीवन दे दिया था। तो पुस्तकें आपको जीवन देती हैं, पुस्तकें आपके मस्तिष्क को, आपके हृदय को, दोनों को समृद्ध करती हैं। इसलिए पुस्तक संस्कृति तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आप जानते हैं कि पुस्तकों को हमारे दार्शनिकों ने, हमारे साहित्यकारों ने दो हिस्सों में बांटा है, बुक ऑफ ए डे, बुक ऑफ ऑल टाइम। बुक ऑफ ए डे वो होती है जिसे जासूसी उपन्यास आपने लिया, एक बार पढ़ के फेंक दिया, अगर वही किताब अरे यार ये तो पढ़ रखी है। लेकिन बुक ऑफ ऑल टाइम वो है जब रामचरितमानस को, महाभारत को, कालिदास को, तुलसीदास को, कबीरदास को जब आप पढ़ते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि रामचरितमानस को कोई ये कह देगी तो कल पढ़ी थी? अखंड पाठ होते हैं जाने कब से, क्योंकि उसमें जीवन है, उसमें संस्कृति है, उसमें दर्शन है, उसमें मनोविज्ञान है। तो पुस्तक हमें पूरा जीवन दे सकती है। ये तो हम अपने साहित्यकार अपनी दृष्टि से उसमें कहीं मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिख लेता है, कहीं ऐतिहासिक उपन्यास लिख लेता है, कहीं सामाजिक उपन्यास लिख लेता है, लेकिन कहीं भी करें कविता हो, प्रेरक होती है। आप कबीर को जब कभी पढ़ते हैं, मैं तो शिक्षक रहा हूं, अक्सर एक घटना सुनाना चाहता हूं। मैं कबीर का एक दोहा एमए के विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था। शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु ना ले। तो मेरा एक विद्यार्थी खड़ा हुआ, बोले साहब जब गुरु लेगा ही नहीं तो शिष्य देगा कहां से? मैंने कहा भैया जी आप अपनी पहले दूसरी लाइन है आपकी, आप पहली वाली लाइन पढ़िए, दूसरी लाइन तो गुरु जी की है, वो मेरी है, मैं लूं या ना लूं आप देने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए एक दोहे में, दो पंक्तियों में कबीरदास हम दोनों की मर्यादा बता देता है, शिष्य की मर्यादा भी बता देता है। शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, सर्वस्व देने वाला शिष्य हो तभी प्राप्त कर सकता है, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु ना ले। अब मुश्किल यह है कि हम अपनी लाइन छोड़कर पहली वाली, मेरे आजकल के शिष्य गुरुजी की लाइन पे पहुंच जाते हैं और कहते हैं साहब गुरुजी लेंगे नहीं तो देंगे कहां से हम? अरे भाई देने को तैयार तो हुई। कबीर तो दो लाइन की अपने दोहे में दो मर्यादाएं स्थापित कर देता है। तो साहित्यकार कालजयी होता है, साहित्यकार परिभू स्वयंभू होता है, और वो अपने आप को कृतियों में रख देता है। महादेवी वर्मा कहा करती थी कोई भी साहित्यकार अपनी कृति से अलग नहीं हो सकता। साहित्यकार कृति में समाहित होता है, उसका चिंतन, उसका मनन, उसका जो भी उसने अनुभव लिए हैं वो उसकी कृतियों में समाहित हो जाता है। आप सोचिए कि किस तरह से तुलसी ने कितने वर्षों बाद रामचरितमानस लिखी होगी, विनय पत्रिका लिखी होगी, और जितने ग्रंथ हैं उनके वो लिखे होंगे, और उस साधना को
हम आजकल साधनों में ढूंढने लगे हैं। साधन में और साधना में बहुत फर्क होता है चंद्रकांता जी। साधन चुक जाते हैं, साधना कभी चुकती नहीं। साधना अमर हो जाती है, साधन यही खत्म हो जाते हैं। तो पुस्तकों के लिए साधन कम चाहिए, साधना ज्यादा चाहिए। जो साहित्यकार रचता है पुस्तकों को, जरा उसकी साधना पर तो ध्यान दीजिए। मेरे मित्र दिविक रमेश जी से पूछिए, बच्चे बनकर वो बच्चों का उपन्यास लिखते हैं, बच्चे बनकर वो बच्चों के लिए कविता लिखते हैं। ये बाल सफेद होना और बात है, लेकिन दिल में जब तक बच्चा जिंदा रहता है तब तक कोई बाल साहित्य की रचना कर सकता है। मेरे मित्र प्रेम जन्मे जी से बात कीजिए, व्यंग की बात जब लिखते हैं तो दुधारी तलवार पर चलते हैं। वो ऐसी तलवार लेकर चलते हैं जिसकी दोनों तरफ धार है। हो सकता है कोई व्यक्ति किसी व्यंग से इतना परेशान हो जाए, गालियां देने लगे, लेकिन वो उसके लिए भी लिखते हैं। तो साहित्यकार साधना के बल पर चलता है, साधनों के बल पर नहीं चलता, और यही चीज वो पुस्तक को दे देता है। पुस्तक आप लीजिए। आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई कि विज्ञान हमारे सर पर चढ़कर बैठ गया है। मैंने तो 10वीं में पढ़ा था ना, साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। आज हमने उस गुड सर्वेंट को बैड मास्टर बना लिया है। अभी चंद्रकांता जी ने ई बुक्स की बात की थी। अरे भाई, ई बुक्स तो तब पढ़ेंगे जब पहले कंप्यूटर होगा। कंप्यूटर नहीं होगा तो फिर कंप्यूटर में वाईफाई होगी, ब्रॉडबैंड होगा। अरे भाई, एक किताब ले आइए ना, उस किताब को चाहे लेट के पढ़िए चाहे बैठ के पढ़िए, चाहे आधे घंटे पढ़िए चाहे 2 घंटे बाद फिर पढ़ लीजिए, खाना खा के पढ़ लीजिए। ई बुक्स क्या करेंगी? वही पुस्तक जो आपके हाथ में रहेगी। आप अपनी उस संस्कृति को याद कीजिए। बौद्धों की सारी संगीतियां, जितने भी साहित्य था, संगीतियों के माध्यम से सुरक्षित रहा। माने 1-1 वर्ष तक गुरु लोग पढ़ा करते थे, संगीतियां गाया करते थे, शिष्य लोग सुना करते थे, और वही कंठस्थ हो जाया करता था। तो हम तो विद्या को कंठ में रखा करते थे और पैसे को गांठ में रखा करते थे। विद्या कंठ और पैसा गंठ, ये हमारे यहाँ की कहावत थी। तो हमने कंठ में विद्या को रखना बंद कर दिया। आप सोच लीजिए किस तरह से विद्या बचेगी। तो वो बौद्धों की संगीतियां चला करती थी। आखिर आप देखे ना, मेरे ऋषि मुनियों को कौन सी प्रेस मिली थी, कौन सा छापा खाना मिला था। मेरे वेद लिखे गए, मेरे ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, मेरे उपनिषद लिखे गए, ज्ञानों का भंडार है। तो कहाँ प्रेस थी? अरे भाई, प्रेस आई है अंग्रेजों के बाद। लेकिन 2 अंतर आपको आज जानने पड़े जब संस्कृति की बात कर रहे हैं आप। मुस्लिम जब आए थे, धर्म को फैलाने के लिए आए थे। अंग्रेज आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। ये मूलभूत अंतर था। तैमूर लंग ने तक्षशिला और नालंदा के पुस्तकालयों को जलवाया। क्यों जलवाया? कि वो चाहता था कि उसका धर्म तो बचा रहे, हमारा धर्म वो सब खत्म हो जाए। क्योंकि धर्म की रक्षा तो पुस्तकें कर रही थी, ग्रंथ कर रहे थे। संस्कृति की रक्षा तो धर्म और ग्रंथ कर रहे थे। तो धर्म के अगर कहीं रक्षक कोई हो सकते हैं तो ग्रंथ हो सकते हैं। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि साहित्य का इतिहास लिखते हुए वो ये कहते हैं कि अगर पुस्तकों का संरक्षण कहीं हुआ है, मठों में, मंदिरों में और ऐसी जगह हुआ है जहां राजा इकट्ठा कर दिया करता था, तो शुरू में इस तरह से साहित्य का बचाव हुआ। पुस्तकालय तो बहुत बाद में आए। पुस्तकालय बने इसलिए बने कि जहां गुरुकुल आ गए, वहां गुरु जो कुछ भी रचता था वो पांडुलिपि के रूप में अपने पुस्तकालयों में रख देता था। तो गुरु और शिष्य के बीच का संबंध पुस्तक के माध्यम से जुड़ता था, पांडुलिपि के माध्यम से जुड़ता था। आप समाज से जुड़ना चाहें तो, गुरु से जुड़ना चाहें तो, किसी और माध्यम से जुड़ना चाहें तो, पुस्तक आपका माध्यम है। और इसीलिए पुस्तक को संस्कृति के रूप में आज देखा जा रहा है। बहुत बड़ी बात आप लोगों ने आज के संवाद में रखी कि पुस्तक संस्कृति पर बात कर रहे हैं। हम पुस्तक की सभ्यता पर भी बात कर सकते थे, लेकिन सभ्यता बहुत बाहरी चीज होती है, संस्कृति भीतरी चीज होती है। मैं भीतर से क्या हूं, मेरी संस्कृति है, मैं बाहर से क्या हूं, वो मेरी सभ्यता है। तो आपने पुस्तक संस्कृति की बात की है, और चूंकि आपने नेशनल बुक ट्रस्ट को, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को भी जोड़ा है, और सौभाग्य है मेरा कि मैं उस राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से ट्रस्टी के रूप में भी जुड़ा हूं और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर के रूप में भी जुड़ा हूं। मैं हिमाचल साहित्य अकादमी को इसलिए भी बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आपने ऐसे एक अछूते विषय को छुआ है। पिछले दिनों, अभी 3 दिन पहले ही हमारी ट्रस्टी की मीटिंग हुई। वहां सवाल एक दक्षिण भारत की एक महिला ने उठाया और उन्होंने कहा कि आप पुस्तक मेला दिल्ली में ही क्यों करते हैं, आप कलकत्ता में या बेंगलोर में क्यों नहीं करते?
तो मैंने उनको जवाब दिया था कि दिल्ली देश का दिल है। हम हाथ पांव को शरीर मान लेते हैं, लेकिन जिंदा हम दिल की वजह से रहते हैं। अगर दिल, ये 2.5 इंच की थैली बंद हो जाए तो हाथ पैर सब बंद हो जाएंगे। इसलिए हम दिल्ली पुस्तक मेला दिल्ली की राजधानी में करते हैं, वो दिल्ली देश का दिल है, इसलिए करते हैं। तो वो मेरी बात से पता नहीं सहमत हुई नहीं हुई, लेकिन मैंने उनसे कहा कि दिल अगर जिंदा है तो मेरे हाथ पांव भी जिंदा हैं, मेरे आंख कान नाक भी जिंदा हैं। लेकिन जिस दिन ये 2.5 इंच की थैली मेरी खत्म हो जाएगी, उस दिन सब पड़ा रहेगा और मैं शव हो जाऊंगा शिव की जगह। इसलिए मैं दिल्ली में पुस्तक मेला करता हूँ। फिर मैंने उन्हें बताया कि दिल्ली में प्रगति मैदान में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया है, क्या हम वही इंफ्रास्ट्रक्चर कलकत्ता में जाके बना लेंगे या बेंगलोर में बना लेंगे? इतने मंडप हमने बना रखे हैं, इतना सब कुछ हमने कर रखा है। तो मेरी बात से कहने लगी, लेकिन हमारे अन्य राज्यों में भी जाना चाहिए। मैंने कहा आप राज्यों से कह दीजिए, राज्य बुलाएंगे, हम चले जाएंगे। हम तो मैक्सिको भी गए, हम तो लंदन भी जाने वाले हैं, हम तो पेरिस भी जाते, लेकिन पिछली बार कोरोना की वजह से हम लोग नहीं गए। तो पुस्तकें तो हर जगह हैं चंद्रकांता, पुस्तकें तो हर जगह है डॉक्टर करम सिंह जी। पुस्तक आपका जीवन है। आप सुबह शीशा देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, लेकिन अगर आप पुस्तक देख लेंगे तो आप पूरे जीवन को देख लेंगे, पूरे समाज को देख लेंगे। तो पुस्तक केवल आपको आपका चेहरा नहीं दिखाती, पुस्तक आपको आपका पूरा जीवन दिखा देती है। पुस्तक आपको आपका पूरा समाज दिखा देती है। पुस्तक आपको आपकी सारी आर्थिकी पढ़वा देती है, सारी पारिस्थितिकी पढ़वा देती है। तो पुस्तक में क्या नहीं है? पुस्तक में सब कुछ है, लेकिन बशर्ते आपको चुनना आ जाए। आप चुनिए तो सही। अच्छी पुस्तक चुन लेंगे, आपको ज्ञान का भंडार मिल जाएगा। बुरी पुस्तक चुन लेंगे तो निश्चित रूप से आप कहीं कोने में बैठकर उसे पढ़ रहे होंगे। अगर माँ बाप ने देख लिया तो हमारी पिटाई इस बात पर हुआ करती थी, गुरुदत्त के उपन्यास क्यों पढ़ता है बे? मैंने कहा जी गुरुदत्त के उपन्यास ही अच्छे लगते हैं। तो गुरुदत्त के उपन्यास उस समय होते थे, सारा लाहौर, सारी अनारकली, वो सब चीजें दिमाग में बैठ गई थी। तो पुस्तक आप जब भी पढ़ेंगे, तमस को आप देखते हैं अब भीष्म साहनी का, तो आपको पूरा विभाजन आपके सामने आ जाता है, भारत विभाजन में क्या क्या हुआ था। तो आप हमारे नागार्जुन को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि क्या समाज में विसंगतियां कैसे आती हैं, समाज में कैसे समाज को बांटा जाता है केवल अर्थ के नाम पर। तो ये सब चीजें, पुस्तकें आपको जीवन देती हैं। और मेरा कहना इतना ही है कि आज आपने बहुत अच्छे विषय पर यह संवाद आयोजित किया है, और मैं समझता हूं कि पुस्तक की संस्कृति को आज हमें फैलाने की आवश्यकता है। पाठकों के बीच, प्रकाशकों के बीच और लेखकों के बीच एक खाई तो आई है, और खाई आई केवल पैसे की वजह से। प्रकाशक चाहता है कि उसको अधिक से अधिक मिल जाए, लेखक को कुछ भी ना दें। लेकिन आज आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी देना चाहता हूं कि नेशनल बुक ट्रस्ट जितनी अधिक से अधिक रॉयल्टी अपने लेखकों को दे रहा है, संभवतः किसी और प्रकाशक ने नहीं दी होगी। और इस मामले में मैं नेशनल बुक ट्रस्ट का बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं कि नेशनल बुक ट्रस्ट जिन अपने लेखकों को चुनता है, तो उन लेखकों के सम्मान की वो पूरी रक्षा करता है। और इसीलिए नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ आपने जुड़कर ये संवाद किया है। मैं आपको धन्यवाद भी दे रहा हूं, आपका अभिनंदन भी कर रहा हूं। जी धन्यवाद अरुण जी। अरुण जी, आपने बहुत सारी बातें साझा की हमारे साथ। आपने ई बुक्स की जब बात की तो मुझे कुछ साल पहले केदारनाथ जी की कही हुई एक बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि मोबाइल की दुनिया बैटरी के साथ डाउन हो जाती है, जबकि किताबों की दुनिया ढिबरी में भी रोशन रहती है। बहरहाल प्रत्येक माध्यम अपना महत्व है। प्रेम जी के पास चलते हैं। नमस्कार प्रेम जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। आज सबसे तेज खबर, ब्रेकिंग न्यूज या रियलिटी शो, वेब सीरीज या 24 घंटे चलने वाले धारावाहिकों का जमाना है। आपको क्या लगता है कि इस ट्रेंड ने क्या पाठकों को सुस्त कर दिया है? क्या, दूसरा प्रश्न ये भी है कि क्या सोशल मीडिया के हस्तक्षेप ने पठन और पाठन की संस्कृति का ह्रास किया है? धन्यवाद चंद्रकांता, और धन्यवाद डॉक्टर करम सिंह का। और मेरे साथ अभी बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी शुरुआत योगेंद्र नाथ शर्मा जी ने की, प्रोफेसर ने, अरुण जी ने, और भाई दिव्य रमेश साथ में हैं, इंद्र सिंह ठाकुर जी साथ में हैं, जो बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत सारे सवाल उठे जो शुरुआत उन्होंने की।
कि किस तरह से पुस्तक जो है जीवनदायिनी है। और मेरा मानना यह है पुस्तक जो है वो मानव जो सभ्यता है उसकी प्रगति के एक तरह से सूचक है। चंद्रकांता, तुमने भी बताया कि किस तरह से पहले लिपि का जब विकास हुआ तो पुस्तक आई, पर उससे पहले अगर हम देखें तो हम जिनको वेद कहते हैं वो श्रुति कहे जाते थे। हम सुनकर चीजों को अपना ज्ञान बांटते थे। निरंतर मनुष्य जो है जब से सभ्य हुआ, मैं तो ये मानता हूं, अभिव्यक्ति वो पहले भी करता था, पर उसकी अभिव्यक्ति लगभग गूंगी थी। जब उसको शब्द मिले तो शब्दों की जो अभिव्यक्ति है वो धीरे धीरे फिर विकसित होती चली गई। कभी वो मौखिक होकर सामने आई श्रुति के माध्यम से, कभी भोजपत्रों में वो अभिव्यक्ति सामने आई, और धीरे धीरे फिर वो लिपि बनती चली गई, और फिर उसके बाद पुस्तकें, फिर किस तरह की किताबें, पर अभी ई बुक्स अभी चर्चा की, डॉक्टर साहब ने भी डिजिटल का भी बात की। मेरा मानना यह है कि अगर पुस्तक क्या है तो ये किसी पुस्तक प्रेमी से पूछे, और प्रेमी हर जगह का, हर भाव का, हर समय का प्रेमी ही होता है, ढाई अक्षर का प्रेमी। और ऐसे ही प्रेमी अभी आपने देखे हमारे डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा, वो ऐसे प्रेमी है कि जो पुस्तक को पढ़ते पढ़ते अपनी छाती पर रख कर सो सकते हैं, उसको, उसके प्यार का अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपने जो पुस्तक संस्कृति की चर्चा की, तो मेरा मानना है कि हिमाचल कला संस्कृति है, तो संस्कृति की बात, कल्चर की बात करेगी, और समाज की बात की कि समाज से हम किस तरह से जुड़ते हैं, क्योंकि संस्कृति और समाज का समन्वय जब तक नहीं होगा तो हम किसी भी प्रकार से जो है प्रगति नहीं कर सकते। सही प्रगति तभी होती है जब संस्कृति और समाज का समन्वय होता है। और इसी बात को रेखांकित किया था अरुण जी ने भी। अभी बहुत सारी बातें वो कह गए और मैं तो मुग्ध हो गया, और मैं ये सोचता जा रहा था कि भाई अब क्या बोलूंगा, इतनी सारी बातें वो कह गए हैं, और मुझे लगभग जो है अबोला सा कर दिया उन्होंने, पर फिर भी कुछ बातें जो मेरे मन में आ रही हैं वो कह रहा हूँ। और दूसरा मुझे लगता है कि जब हम समाज की बातें करते हैं, समाज के बारे में करते हैं, तो इसको मैं देखता हूँ कि सामाजिक दृष्टिकोण, समाज की अगर आप दृष्टिकोण देखें तो दो तरह के दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण है व्यावसायिक, और एक दृष्टिकोण है सामाजिक। दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो समाज की बेहतरी, मानव बेहतरी के लिए काम किया जाने वाला। पुस्तक संस्कृति में, संस्कृति को मैं एक इन्वर्टेड कॉमा में डाल रहा हूँ, हमारा जो कल्चर एक है व्यावसायिक और एक है सामाजिक। एक तरफ नेशनल बुक ट्रस्ट जैसी संस्था है, कहते हैं कि जो प्यासा है वो कुएं के पास जाता है, पर ये वो संस्था है जो कुएं को प्यासे के पास लेके जाती है। ये वो संस्था है जिसने बहुत सारी वैन बनाई। मुझे अभी भी याद है कोरोना काल में जब लोगों तक पुस्तकें नहीं पहुंच रही थी, तो हमारे पश्चिम बिहार में ललित वो वैन लेकर आए थे, उसका उद्घाटन मुझसे उन्होंने करवाया था। तो मैं मानता हूं कि वो प्यासे के पास कुएं को ले जाना बहुत बड़ी बात है। दूसरा दृष्टिकोण जो है इसका ये है कि जो अभी बात कर रहे थे अरुण जी, और ट्रस्टी बैठक भी हो, और किस तरह से एक संवाद बराबर जो रहता है कि कैसी चीजों को बेहतर किया जाए, ऐसे ही यहाँ पे दृष्टिकोण ये रहता है कि जो बिक रहा है उसके साथ हमारा मानवीय दृष्टि, मानवीय बेहतरी के लिए है कि नहीं है। वहां पे कहीं पे भी नेशनल बुक ट्रस्ट ये नहीं देखता कि भैया ये अफसर है, इसकी मैं किताब छापूंगा तो ये बिकवा देगा, वहां पे उस व्यक्ति की ये किताब छापूंगा तो खरीद में है वो बिकवा देगा। उनके सामने एक कतई दृष्टिकोण नहीं है। उनके सामने दृष्टिकोण ये है कि कौन सी अच्छी किताब जो है वो जानी चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि मानवीय समाज की बेहतरी के लिए बहुत आवश्यक है कि ऐसी संस्थाएं हो। नेशनल बुक ट्रस्ट है या प्रकाशन विभाग है, हम सारे लोग हैं। और कई जगह नुकसान भी होता है कि सारी सरकारी संस्थान जो है मात्र सरकारी बनकर रह जाते हैं, वहां कई बार विकास नहीं हो पाता। पर नेशनल बुक ट्रस्ट का मैं देख रहा हूँ जहां इस तरह के लोग हैं तो निश्चित विकास हो। और दूसरी तरफ से वो संस्कृति जिसकी व्यावसायिक दृष्टिकोण की मैं बात कर रहा हूँ। अनुज जी, बड़ा दुर्भाग्य है इस समय प्रकाशन जगत में। आपको बताऊं क्या हो रहा है कि मेरी जैसे किताब जो है नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापी, मैं बहुत अच्छा मुझे लगा, श्रीलाल जी के साथ मैंने वो तैयार की थी, हिंदी हास्य व्यंग।
आप मानेंगे उसके 17 संस्करण हो चुके हैं। ये किसी और प्रकाशक वो जो, और ये बिना किसी खरीद के लिए और किसी ललचाए हुए पाठक। तो व्यंग को जो पाठक, मैं तो ये मानता हूं व्यंग को जो पाठक नेशनल बुक ट्रस्ट ने दिया है, और जिस तरह से मैं व्यंग से जुड़ा हूं तो इसलिए मैं कहूंगा जिस तरह से लगातार ललित ने आयोजन किए, उन चीजों को अगर आप देखें, व्यंग से जुड़े हुए और नए नए व्यंगकारों को जगह दी, तो ये काम जो है वो बिना किसी व्यावसायिक दृष्टिकोण से हो रहा है। कोई ये नहीं होगा बिकेगा कि नहीं बिकेगा, मेरी खरीद करवाएगा कि नहीं कराएगा, नहीं। दूसरा एक और जो खतरनाक चीज आ रही है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, पुस्तक संस्कृति में, संस्कृति नहीं है वो, अब संस्कृति है कि आज जो है प्रकाशक ऐसे ऐसे आ गए हैं कि आप उनसे कहिए किताब, हाँ साहब छाप देते हैं। छापते क्या है? डिजिटल प्रिंट, 10 प्रतियां 15 प्रतियां छाप दी। आजकल अमेज़न और ये चीजें गोदाम बन गई हैं। वहां पे वो प्रकाशक आपसे कहेगा साहब इस पुस्तक की प्रशंसा लिख के दीजिए, वो प्रकाशक आपसे कहेगा कि साहब इसको जो है आप प्रमोट कीजिए। ये जो प्रमोशन वाली बात है कि प्रमोशन का मतलब सीधा क्या है कि किताब में दम नहीं है, आप उसको प्रमोट कीजिए। ये मुझे कभी नेशनल बुक ट्रस्ट ने नहीं कहा। और क्यों ये होता चला जा रहा है कि आज प्रकाशन में बहुत सारे लोग आ रहे हैं और उनको कतई, उनको सीधा ये है कि भैया आपसे पूछते हैं और वो 10 किताबें छाप के रख लेगा, जब आपको चाहिए आपको छाप के देता चला जाएगा। या अमेज़न पे वो बिके ना बिके, पाठक तक पहुंचे ना पहुंचे, उसको कोई चिंता नहीं। वो ऐसा कुआं है जो अपने आप को लगातार समुद्र बनाता चला जा रहा है। उसके आसपास की सारी चीजें वो नमकीन पानी होता चला जा रहा है, उसको कोई देख नहीं पा रहा है। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल इस समय हमारी चिंता का, मेरी चिंता का कम से कम विषय ये है कि ऐसे लोग, ऐसी संस्कृति जो पनप रही है उसका, और यही लोग वो संस्कृति पनपा रहे हैं, यही लोग वो डिजिटल की बात कर रहे हैं। मैं बुरा नहीं मानता हूँ डिजिटल को, एक माध्यम है, पुस्तक भी एक माध्यम है जो भूतपूर्व पत्र में भी लिखी गई, आज किताबों के रूप में आ रही है, उसके रूप अलग अलग बदल रहे हैं, डिजिटल भी आ रही है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपने दूसरों को विकल्प दिया है। जैसे मेरा बेटा है, एनिमेशन में है, वो अपने ऑफिस जाता है तो कान में किताब सुनते ही चला जाता है, मतलब उसको लाभ दे रही है। मेरी अब दादा दादी नाना नानी उस तरह से कहानियां नहीं सुनाते, तो मेरी पोती जो है वो रख के सुन लेती है और सो जाती है। विकल्प है, पर माध्यम का आप सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग, ये भी माध्यम है। जैसे अभी बहुत अच्छी बात की थी अरुण जी ने कि किताब वो भी है जो उसको छुपा लेते हैं आप, माध्यम ये भी है जिसपे हम अच्छी बातें कर रहे हैं, और माध्यम वो भी है इसमें हम अश्लील चलचित्र भी दिखा सकते हैं। ये तो माध्यम है, माध्यम का दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं। तो मेरा मानना ये है, और जो लोग ये कहते हैं कि पुस्तकें बिकती नहीं है या पुस्तकों के वो नहीं, क्यों, क्या नहीं बिकता है? अच्छी पुस्तकें बिकती हैं, खराब पुस्तकें कभी नहीं बिकती। कूड़ा जो होगा, जो आपके पास होगा, जो बाहर होगा, गंधाएगा कूड़ा, आप उससे दूर रहना चाहेंगे। आप उस कूड़े के ऊपर, अरुण जी मेरा कहना है कि उस पर आप कितना भी चंदन का लेप डाल दें, वो रहेगी कूड़ागारी। और जो वस्तुतः चंदन का पेड़ है उसमें से अपने आप खुशबू आती है, और उस खुशबू से खींचे हुए लोग चले आते हैं। तो गुणवत्ता सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है, गुणवत्ता। और गुणवत्ता वही होगी जहां आपका व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं होगा। व्यवसाय करेंगे, आप किताबें नहीं बेचेंगे तो नई किताबें छापेंगे कैसे? आप किताबें नहीं बेचेंगे तो एनबीटी के गोदाम में सड़ती रहेगी। पर वो दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, जिसमें गुणवत्ता सामने लाई जाए और उसको किस तरह से कहां तक पहुंचना है, ये बहुत बड़ी जरूरत है। तो समाज जो है, जो हमारा समाज बना हुआ है, उस समाज में हमें उस तबके तक कैसे पहुंचना है जहां किताबें पहुंचनी चाहिए। ये काम एनबीटी को आदर्श मान के किया जाना चाहिए, जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो लोग लगे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग। सर बातें बहुत सारी हैं, और मित्र भी कहे पुस्तक जब आती है तो हमको मालूम है कि हम लोग भावुक हो जाते हैं, हम सब जानते हैं, और पुस्तकें ही हम लोगों का जीवन है। इतनी किताबें पढ़ी हुई हैं तो जो भी लोग आते हैं वो कहते हैं बेकार में अपने कमरा, मतलब जो ये व्यावसायिक दृष्टिकोण है सर इसको किराए पे लगा दीजिए तो इसमें से किराया आता रहेगा, हमारा अपना दृष्टिकोण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद
मैं देना चाहूँगा, खासकर जो है हिमाचल कला संस्कृति और भाषा अकादमी का, कि उन्होंने इतने लोगों से जोड़ा, पुस्तक पे मुझे बात कहने की अवसर दिया। और दिविक भाई, अरुण जी यहाँ पर हैं, और इंद्र सिंह ठाकुर जी, जिनके गुरुजी भी हैं और शिष्य। बड़ा अच्छा लग रहा है, गुरु शिष्य दोनों यहाँ पर हैं। तो अरुण जी आपके तो गुरु शिष्य सहयात्री सब कुछ हैं। दिविक जी आपके तरह प्रधानाचार्य भी रहे, और चंद्रकांता बहुत अच्छा संचालन कर रही हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद प्रेम जी। दिविक रमेश जी के पास चलते हैं। नमस्कार दिविक जी, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिविक जी, आपने बाल साहित्य पर बहुत सारा काम है, कहना चाहिए कि बाल साहित्य के लिए आप पूरी तरह से समर्पित हैं। दिविक जी, पहले अखबारों में बाल साहित्य के लिए एक पूरा पेज हुआ करता था, लेकिन आज बच्चों का ये जो सुरुचिपूर्ण कोना है सिमटता जा रहा है। पुस्तक उपहार में देने की संस्कृति का चलन भी बहुत अधिक नहीं है हमारे यहाँ, और जितना बाल साहित्य लिखा गया है उसका एक अंश, एक बड़ा अंश कहना चाहिए ऐसा है हमारे बाल साहित्य और बाल सिनेमा का, जो कि उपदेशात्मक प्रवृत्ति का है। अब जब पेरेंट्स की हम बात करते हैं, अभिभावकों की बात करते हैं, तो बच्चों को आजकल वो पुस्तकों के स्थान पर पकड़ा देते हैं। पुस्तकों की इस अनदेखी की क्या वजह है? हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है, झट से बता देते हैं बच्चे, लेकिन पुस्तक की बात करने पर बगले झांकने लगते हैं। क्या बाल साहित्य में रचनात्मकता का अभाव है? आपको इस प्रवृत्ति का क्या कारण लगता है? जी नमस्कार। सबसे पहले मैं हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी और जो बताया गया कि नेशनल बुक ट्रस्ट का भी सहयोग है, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए तमाम दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनके प्रति भी उनका अभिनंदन करता हूँ। आपने प्रश्न बहुत अच्छा उठाया है, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि मैं स्वयं बहुत अभिभूत हूं कि जिस प्रकार से बहुत ही बुनियादी बातों को, बिंदुओं को डॉक्टर योगेंद्रनाथ अरुण शर्मा जी ने उठाया था, वो दिल को छू जाती हैं। जैसे पुस्तक का चुनना, पुस्तक महत्वपूर्ण है, लेकिन पुस्तक का चुनना सचमुच में, और उस चुनने की जब बात करते हैं तो आप देखिए पुस्तक की जब बात करते हैं तो सीधे सीधे लेखक, प्रकाशक किसी भी रूप में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो चाहे प्रिंट मीडिया का, कोई लेखक, प्रकाशक और फिर पाठक, ये है। और इसमें जो है तीनों का ही देखिए, लेखक भी ऐसे हैं जो खराब किताबें भी लिखते हैं, और लेखक ही ऐसे हैं जो अच्छी किताबें भी लिखते हैं, प्रकाशक भी ऐसे हैं जो खराब किताबें भी छापते हैं, और प्रकाशक ही ऐसे हैं जो अच्छी किताबें भी छापते हैं, पाठक भी ऐसे हैं जो खराब किताबें पढ़ते हैं तकिए के नीचे छुपा करके, और पाठक ही ऐसे भी हैं जो उत्कृष्ट किताबें छापते हैं। ये तीनों का दायित्व बहुत महत्वपूर्ण है। ये केवल पाठक का नहीं है, लेखक का भी है, प्रकाशक का भी है। और तो संस्कृति, जो पुस्तक संस्कृति है, इसका सीधा सा संबंध तीनों के साथ जुड़ जाता है और कुल मिलाकर के समाज से जुड़ता है। अब जब समाज की बात होती है, कि आपके विषय में समाज भी जुड़ा हुआ था, तो भारतीय समाज को अगर हम लें और हिंदी के संदर्भ में लें और भाषाओं को फिलहाल छोड़ भी दें, तब भी भारतीय समाज कहते ही हमारे पास गांव के पाठक भी हैं, कस्बों के पाठक भी हैं, पहाड़ों के पाठक भी हैं, दूर दराज के जंगलों के पाठक भी हैं, बड़े नगरों के पाठक भी हैं, महानगरों के पाठक। उसमें वे भी पाठक हैं जो केवल सुन सकते हैं, निरक्षर है, मतलब उनको पुस्तक, यानी बांचने की जो प्रथा थी, बांच के सुनाया जाता था, पहले ग्रंथों को बांच के सुनाया जाता था, क्योंकि बाकी लोग पढ़ना ही नहीं जानते थे। और अब ऐसे भी हैं जो पढ़ सकते हैं। तो सबको ध्यान में रख करके ही हम पुस्तक के बारे में मुकम्मल बात कर सकते हैं, एकांगी होकर के नहीं कर सकते, सबका ध्यान रखना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी बात की, मुझे राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का मैं आभारी हूं कि लाखों में रॉयल्टी तो यहीं से मिली है, और बाकी तो कुछ तो देते ही नहीं है।
और बेच भी लेते हैं। ये अलग बात है, प्राइवेट पब्लिशर्स के यहाँ से भी मेरी किताबों के संस्करण छपे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ पर जो है बाल साहित्य के संदर्भ में आपने विशेष रूप से चंद्रकांता बात की है। एक तो मैं बता दूं कि बाल साहित्य आज हिंदी में भी, देखिए बाल साहित्य की जब हम बात करते हैं तो बंगला और मराठी का बाल साहित्य हम हमेशा से उत्कृष्ट मानते रहे। और बाल साहित्य जिसको आप कहते हैं, उसका जो रचनात्मक जो बाल साहित्य है, उपयोगी को छोड़ दीजिए, वो बाल साहित्य की जो शुरुआत हुई थी वो पाठ्य पुस्तकों के रूप में शुरू हुई थी। और जब जोगेंद्रनाथ सरकार ने एक पुस्तक लिखी, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये है बाल साहित्य, जो बच्चों के, जो कक्षाओं के और पाठ्यक्रम का जो एक स्वरूप होता है उससे हटा करके बच्चे के मनोरंजन के लिए है। अब आपने बहुत अच्छी बात की, हिंदी में आज उत्कृष्ट बाल साहित्य लिखा जा रहा है, विशेष रूप से कविता और कहानी में। और ये बात अलग है जो डॉक्टर अरुण ने जो बात कही, चयन की यहां भी जरूरत है। या मैं खराब और अच्छे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि ऐसा बाल साहित्य जिसको बच्चे जो है सुनते या पढ़ते ही एक तरफ रख दें, और एक वो है जिसको अपना ले। मैं इस रूप में लेता हूं। जिसकी बात की, एक समय था जहां अलग से, हमारे समय में था जब बचपन में थे, अलग से कहानी सुनाने के बाद अतः इससे ये शिक्षा मिलती है, इससे ये नैतिक मूल्य, ये तमाम चीजें ऊपर से भी जड़ दी जाती थी। आज तो क्या छोटा क्या बड़ा, आप कह के देखिए, छोटे बच्चे को भी कहे अब ज्यादा उपदेश मत दीजिए मुझे, तो सीधा सा बच्चा कहेगा और भाग जाएगा। आज जो बात है आज के बाल साहित्य में, और वो है बस चुनने वाली बात है, आपकी निगाह पैनी होनी चाहिए कि जहां पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि बाल साहित्य में बाल आनंद के, पूरा ही साहित्य आनंद के लिए होता है बुनियादी तौर पर, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ ना कुछ हमें देता है। वो कुछ ऐसे मूल्य, कुछ ऐसी बातें, कुछ जीवन को जीने की सही राहें, रास्ते, दिशाएं हमेशा देता है साहित्य। लेकिन उसके देने का ढंग अब क्या हो गया है? बाल साहित्य में अब देने का ढंग हो गया साझा करना, समझ को साझा करना, समझ को लादना नहीं, समझ को साझा करना। इसलिए कोरिया के बहुत बड़े एक चिंतक हुए हैं, बाल साहित्यकार हुए हैं, सोपा बांगजुंग ह्वान। सोपा बांगजुंग ह्वान ने उस समय में, उस वातावरण में कहा था कि बच्चा साथी होता है, बच्चा दोस्त होता है, बच्चा मित्र होता है। ये हम अध्यापक जानते हैं। जितना विश्वास तो आप मित्र बना के ही कर सकते हैं ना। आज सबसे बड़ी जहां विडंबनाएं दिखती हैं, जहां बच्चे जो है गलत रास्ते में चले जाते हैं, उसे बहुत बहुत बड़ा दोष बड़ों का होता है, क्योंकि बच्चों को वो स्पेस ही नहीं देते मित्रता कि वो बच्चा आपके सामने कुछ कह भी दे। आप तो अपने मोबाइल पर लगे हैं और बच्चा कोई बात करना चाहता है तो आप सोचते बच्चा बच्चे जैसी बात करेगा और जरा जाओ एक तरफ, बाद में बात करना। चाहे आप जो है ना स्वेटर बुनने के ही तरीके पे बात कर रही हूँ घर में बैठ करके। तो ये तमाम चीजें जब बहुत बड़ा झटका होता है बच्चे के व्यक्तित्व पर, तो बच्चे के साथ समझ साझा की जाती है और बच्चे को दोस्त मानो। ये आज के उत्कृष्ट हमेशा से साहित्य में रहा है कि श्रेष्ठ भी रहा है, औसत भी रहा है, और थोड़ा ऐसा भी रहा है जो स्वीकार्य नहीं भी रहा है। अब वो जो लिख रहे हैं, अब आज भी अगर मान लो कोई जो है ना इस तरह की बात लिख रहा है, बड़ों के साहित्य में लिख रहा है, तो वो तो उस लेखक का दायित्व तो भाई क्या कर सकते हैं। लेकिन आगे वही साहित्य बढ़ेगा जो है अपने आज के संदर्भों को, आज की जरूरतों को, आज के व्याकरण को, आज के ढांचे को समझता होगा और आज के पाठकों को समझता होगा। बहरहाल तो मैं कहना चाहता हूं, तो ये धारणा बिल्कुल गलत है कि बाल साहित्य में उत्कृष्ट नहीं, बहुत उत्कृष्ट है, बहुत छप रहा है, पहुंच भी रहा है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं,
एक स्कूल में तो अध्यापक ने जो है मुझे मोबाइल पर, आजकल टेक्नोलॉजी का अपने फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। फायदा ये हुआ कि सारी कक्षा के विद्यार्थी जो कविता थी वो पढ़ रहे थे और फिर मुझसे प्रश्न भी किए। अभी मैं कल परसों सुन रहा था, बिहार का 12वीं कक्षा का छात्र, वो कहता है मैंने तो देविक रमेश की कविताओं से बड़ा प्रभावित होकर लिखना शुरू किया। कभी कभी इस तरह के चीज आते हैं। वैसे आजकल फीडबैक का ज्यादा जमाना वैसा नहीं है। फेसबुक में मैं देखता हूँ कि पढ़ा है नहीं, लाइक पहले कर दिया, या पढ़ा है नहीं, बढ़िया बढ़िया लिख दिया। हम भी करते हैं ऐसे ही, बगैर पढ़े भी। क्या करें, इतना इतना जब ढेरों आते हैं तो यही तरीका आता है। अगर कोई पूछ ले पलट के, अच्छा ये बताइए इसमें आपको क्या अच्छा लगा, तो पोल खुल जाएगी। लेकिन शुक्र है कि वो पूछने वाला भी वही कर रहा होता है, इसलिए पूछता भी नहीं है। तो हम सब उसमें बहे चले जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बाल कविता और एक दूसरी कविता सुनाना चाहता हूँ। ये तमाम जो बातें कही गई हैं इसमें भी सिमट जाती हैं। अरुण जी, एक तो कविता है और दोनों के शीर्षक किताबें हैं, सफदर हाशमी की। वो लिखते हैं, ये बाल कविता है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की कल की, एकदम पल, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। सुनोगे नहीं क्या किताबों की बातें? किताबें कुछ तो कहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया दिखे चहचहाती, कि इनमें मिले खेतियां लहलहाती। किताबों में झरने मिले गुनगुनाते, बड़े खूब परियों के किस्से सुनाते। किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों में रॉकेट का राज है। हर एक इल्म की इनमें भरमार है, किताबों का अपना ही संसार है। क्या तुम इसमें जाना नहीं चाहोगे, जो इनमें है पाना नहीं चाहोगे? किताबें कुछ तो कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। ये सफदर हाशमी ने अपने कितने वर्ष पहले लिखी थी। आपने चंद्रकांता जी बहुत अच्छा सवाल उठाया। इधर तो पत्रिकाएं भी बंद हो रही हैं। मैं अपने बचपन मुझे याद करा दिया आपने। मैं 5वीं कक्षा तक अपने गांव में पढ़ा, उसके बाद नाना नानी के घर में आ गया था करोल बाग दिल्ली में, और वहां पर भी एक मोहल्लेदारी थी उस समय। अखबार जो है, जो 4-5 लोग आसपास के थे, वो एक दूसरे से आदान प्रदान करके अखबार पढ़ते थे, और प्राय हिंदी के ही होते थे, और उनमें बाल साहित्य छपता था। और उसको जब मैंने पढ़ा तो इतना शौक लगा कि मैं सब में बाल साहित्य पढ़ता था। और एक बात होता हूं, उस समय रेडियो पर बहुत अच्छा बाल कार्यक्रम आता था। इसी प्रकार से मुझे एक और सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे नाना जी लेखक नहीं थे, लेकिन साहित्यिक अभिरुचि के थे। उनके घर में छोटी सी टांड, आपके यहाँ क्या कहते हैं, टांड कह लीजिए, या छोटा सा मतलब छत में परछत्ती सी होती है, उस पर उन्होंने किताबें, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन 100-200 किताबें होंगी, छोटा सा पुस्तकालय समझ लीजिए। वहीं से मैंने बिहारी पढ़ा था, कबीर पढ़ा था, और प्रेमचंद खास तौर से। और उस छोटे से पुस्तकालय ने और आसपास के अखबारों ने मुझे धीरे धीरे प्रेरित किया। और भी कारण रहे होंगे कि मैं स्वयं भी लिखना मैंने 14 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था। अब वो चीज नहीं है, लेकिन इससे एक बात तो पता चलती है, मैं बाद में कहना चाहता लेकिन अभी कह दूं, कि पुस्तकों की पहुंच भी तो होनी चाहिए, यानी पाठक तक पुस्तक पहुंचे। अभी एक बात कही गई थी कि आजकल व्यावसायिक दृष्टि से यह भी हो गया है कि जल्दी से पैसा कमाने के लिए डंप की जा रही है पुस्तकें, मतलब ऐसी खरीद में आ जाएं कि पैसा उनको एक साथ आ जाए, लेकिन वो चाहे बाद में कहाँ वितरित होती है, नहीं होती है, कहाँ तक पहुंचती है, उसमें मूल्य भी बहुत बड़ा वो है। और आपने जिसका संकेत दिया वो मैंने वो पॉइंट लिया हुआ था। महाराष्ट्र में ये प्रथा है, और आज भी मिल जाएगी आपको, कि जन्मदिन हो बच्चे का या कोई मांगलिक अवसर हो, वहां पर उपहार में पुस्तकें दी जाती। हमारे उत्तर भारत में तो यह है कि अगर पुस्तक दी जाए तो बच्चे से ज्यादा तो नाराज बड़े हो जाएंगे, या तुम्हें पुस्तकें मिली देने को, कोई और अच्छा सा उपहार नहीं मिला था। हमारी संस्कृति ये है, पुस्तक संस्कृति से हट करके है, हम और चीजों में ज्यादा महत्व देते हैं।
हम पैसा बर्बाद करते हैं, पुस्तक को खरीद करके पढ़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारी प्राथमिकता जो है वो पुस्तक है ही नहीं, पुस्तक संस्कृति है ही नहीं। तो ये जो आपने शुरू में अपने संचालन में कहा था कि एक बदलाव भी आया सोच का, ये बहुत, और ये आया है। मैं यहाँ पर जो है कुछ पंक्तियां और मैं सुनाना चाहता हूं, गुलजार साहब की है, उन्होंने किताबों पे लिखा था, मैं उनकी कविताओं में से कुछ अंश सुनाता हूं आपको, और देखिए क्या बदलाव आ गया। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, इसमें बहुत बड़ी बात है अगर हम सोचे तो। आज बहुत बहुत बार तो सजावटी हो गया है मामला, रौब डालने का हो गया है कि हम उसको कितना पढ़ते हैं कितना नहीं पढ़ते, ये बात नहीं, बल्कि दिखाना चाहते हैं भाई हम हैं तो ये है। सबके साथ नहीं है, फिर चैन तो हर जगह चलेगा। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, गुलजार साहब की ये बड़ी हरकत से ताकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब आकर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। इसका अगला अंश है, बीच में छोड़ रहा हूं। जबां पर जायका आता था जो सफ़े पलटने का, आपको याद, हमें तो याद है, हम जब किताब पलटते थे कोरोना के जमाने में, कोई इसको ना अपना ले तो यहां से लगा करके तब पलटा जाता था, उस तरफ ध्यान दिला रहे हैं। कोई सफा पलटता हूं तो एक जबां पर जायका आता था जो सफ़े पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है, बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाति राबता था कट गया है, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे। वाह अरुण जी, आपने जो बात कही थी, ये गुलजार साहब यही कह रहे थे, किताब तो ऐसी चीज है, ट्रेन में पढ़ लो, रेल में पढ़ लो, घर में पढ़ लो, शौचालय में पढ़ लो, शयन कक्ष में पढ़ लो, कहीं पढ़ लो, यानी वो बेचारी जो है ना हर वक्त आपके लिए उपलब्ध है, तैयार है, कहीं ना अनुकर नहीं करती। कंप्यूटर तो कर देगा, लैपटॉप भी कर देगा। वैसे मैं यहाँ पर बता दूं चंद्रकांता, जो थोड़ा मैं देर से जुड़ा ना, वो तो तुम्हारे इस विषय पुस्तक संस्कृति की उसकी दोषी है। वैसे बता दूं क्यों, कि मैं प्रेम जन्मे जी किताबों में डूब गया था, वो पढ़ रहा था मैं उनके साहित्य को, और मैं भूल ही गया कि ये कार्यक्रम भी है। जब तुम्हारा फोन आया आप लोगों का, तब मैंने उसको बंद किया। किताबें अभी मेरे पास पड़ी है प्रेम की सारी, तो मैं उसमें उस संस्कृति में ऐसा चला गया कि ये संस्कृति वाला जो है ना रह गया। बहरहाल, तो अब देखिए, किताबों से जो जाति राबता था कट गया है, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। अब देखिए, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। आपने ई बुक की बात की और तमाम चीजें, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, किताबें मांगते गिरते उबने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा। मैं कभी ना, किताबों में फूलों की पंखुड़ी रखी जाती थी, किताबों में संदेश भी रखे जाते थे, और वो दी जाती थी किताबें, फिर वापस भी किताबों के माध्यम से संदेश आ जाया करते थे। जिस प्रेम की बात अभी चल रही थी, किताबें मांगने गिरने उबने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। किताबें तो इतना जोड़ती थी, इतना करती थी, अब उनके अभाव में क्या होगा, ये हम देख रहे हैं। यहां पर मैं ये बात कहूं, बाल साहित्य पर बात हुई, सामान्य बात अगर मैं रखूं कि देखिए, पुस्तक संस्कृति तो व्यापक रूप में अगर देखें तो वे पुस्तकें भी जिनको हमें अनिवार्यता पढ़ना पड़ता है। मसलन मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, तो इतिहास की पुस्तक, साहित्य ही की पुस्तकें नहीं,
पुस्तकें तो चाहे विज्ञान की हो, पुस्तक चाहे वो इतिहास की हो, पुस्तक चाहे वो, अब त्रिलोचन जी को इतिहास की पुस्तकें शौक से पढ़ने का बड़ा शौक था, बहुतों को होता है। मुझे मनोविज्ञान की पुस्तकें पढ़ने का बड़ा शौक है, साहित्य के साथ साथ। तो ये पुस्तकें केवल साहित्य की पुस्तकों की बात नहीं, हम साहित्यकार हैं इसलिए साहित्य की ही पुस्तकों की बात करते रह जाते हैं। और साहित्य निश्चित रूप से, जैसे मैं मानता हूं, मनुष्यता के बचाने के लिए होता है और मनुष्यता की बेहतरी के लिए होता है। संवेदना तो वहीं से मिलती है। इसलिए साहित्य का जो महत्व वो अपनी जगह पर है, साहित्य की पुस्तकों का महत्व अपनी जगह पर है, लेकिन वे तमाम पुस्तकें हैं जिनको हम अनिवार्यता पढ़ना पड़ता है हमें, उसमें कुछ शौकवश भी पढ़ते हैं, लेकिन शौक और रुचि से पढ़ने वाली जो पुस्तक, उनमें बात वही लागू होती है जो डॉक्टर अरुण कह रहे थे कि वहां पर चयन बहुत, वो चयन स्वतः करें हम या उस चयन करने में कोई हमारा बड़ा समझदार व्यक्ति मदद करे, ये अलग बात है। ये हमारे अभिभावकों का, हमारे अध्यापकों का भी दायित्व। और पुस्तक संस्कृति स्वतः स्फूर्त थोड़ी अपने आप थोड़ी पैदा हो जाएगी। मैं, जैसे मैंने घर का एग्जाम उदाहरण दिया, मेरे नाना जी के छोटा सा पुस्तकालय था, या वो मुझे प्रेरित करते थे। मैं अपने घर में कभी एक पुस्तक भी लाते ना देखूं, बालक के रूप में अपने घर में, पढ़ने की बात छोड़िए, खोलने की बात भी ना देखूं अपने बड़ों को संदर्भ में, तो क्या खाक पढ़ूंगा। वो लगेगा कि यार ठीक है, जो पाठ्य पुस्तक है उनको पढ़ लो, पास हो जाओ, खत्म, बाकी सब पत्रिका घर में नहीं आए तो छोड़िए फिर। तो ये मुकम्मल तौर पे हमें देखना पड़ेगा। तो पठनीयता, पुस्तक एक आदत कैसे बने, जैसे आदत होती है ना, पुस्तक को आदत बनाने के कोशिशें जब तक नहीं होगी तब तक नहीं होगी। और हम सब चाहते हैं कि, और लेखक के रूप में चाहता हूं, अध्यापक के रूप में चाहता हूं, अभिभावक के रूप में भी चाहता हूं, लेकिन ये चाहत को मैं कैसे कार्यान्वित करूं, कैसे ये समाज में कार्यान्वित हो, ये बहुत बड़ी चुनौती अभी तक बनी है। पठनीयता को बढ़ावा कैसे दिया जाए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, अगर पठनीयता नहीं होगी तो अराजकता आएगी, संवेदनशीलता का अभाव आएगा। तो उसको, ये चुनौतियों कैसे लिया जाए, तो आप देखिए, चाहे वो आपका प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आपको तमाम कुरकुरे और से लेकर के पता नहीं किस किस चीज के विज्ञापन, उस पर लाखों करोड़ों पैसे खर्च होते होंगे, सब दिखते रहते हैं। किताबों के विज्ञापन आपको नहीं दिखेंगे। भाई, आज तो इस सूचना का युग है, सूचना की क्रांति का युग है, उसमें भी किताबों की सूचना जो है वो नहीं है। राष्ट्रीय जो ये आपका नेशनल बुक ट्रस्ट है, ये तो फिर भी चल वेंस ले जाते हैं जगह जगह, मेरा भी अनुभव है, और वहां पर किताबों को पहुंचाते हैं, लेकिन गांव तक, दूर दराज के इलाकों तक किताब पहुंचे, कैसे पहुंचे, मुझे पता ही नहीं आलू क्या होता है, तो आलू के स्वाद के बारे में भी नहीं पता होगा, मैं पढ़ ही नहीं सकता, तो मुझे क्या। तो ये एक मुकम्मल तौर पे देखना होगा कि जो निरक्षर है उनको किस प्रकार से साक्षर किया जाए, किताब कैसे पहुंचाई जाए, किताब की पठनीयता को किस प्रकार से विकसित किया जाए, तभी तो फिर बात आती है ना कि किताब से क्या मिलता है। हम सब पता है किताबों से बहुत कुछ मिलता है। अब बांचने की, पूरा रामचरितमानस, पूरा कबीर का साहित्य, उससे भी पहले हमें जो है बांचने की परंपरा से मिला है, पढ़ने की परंपरा से तो बाद में शुरू हुआ है। अब वो भी पद्धति समाप्त होती चली गई है, तो कैसे हो। मैं ई बुक का विरोधी नहीं हूं, किसी भी रूप में सही, क्योंकि ई बुक भी पहले कोई लिखी जाएगी तभी तो ई बुक भी बनेगी। वो लिखे आप उंगलियों से, टाइपराइटर पर लिखें या चाहे कलम से लिखें, स्याही से लिखें, लिखना तो पड़ेगा। ये जरूर है कि हम उनकी तुलना करेंगे तो मैं पुस्तक की तरफ झुकाव मेरा होगा। आज भी मैं जब लिखता हूं तो पहले कागज पर लिखता हूं, फिर उससे कंप्यूटर बैठता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें महारत है हासिल है, वो वैसे लिख लेते हैं। उस पर मैं नहीं जा रहा, उस बहस पर। मैं इस बात पे जा रहा हूं, इसमें दो चार मुद्दे जो जुड़े हुए हैं कि एक स्वयं पढ़ने की संस्कृति कैसे विकसित हो, पुस्तकों को भारत के संदर्भ में एक एक पाठक तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको कैसे इसका
वो निकाला जाए रास्ता। फिर पुस्तकालय, फिर जो साहित्य संबंधी जो जानकारी है उसका विस्फोट कैसे किया जाए सूचना तंत्र के इस जमाने में। आज ये ठीक कहा प्रेम ने कि वो एक तरीका आ गया कि 2 किताबें छाप लो। संस्करण 300-300 किताबों के अधिक से अधिक होने लगे हैं और वो बिक जाए तो। और एक दूसरी बात मैंने तो ये भी सुनी अंदर खाते कि लेखक को तो पता भी नहीं चलता कि कितनी किताबें बिक गई, और वो बिकती रहती है। वो जब भी आप जाओ पहले संस्करण की 2 प्रतियां दिखा देंगे, अभी तो पड़ी हुई है। बहरहाल मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये मैं जानता हूं कि पुस्तकें बहुत छप रही हैं, बाल साहित्य किताबें बहुत छप रही हैं, बिक भी रही हैं या बेची भी जा रही हैं, बिक भी रही हैं और बेची भी जा रही हैं, दोनों बातें। और लेकिन अभी भी पुस्तक संस्कृति को घर घर में एक आदत के रूप में कैसे विकसित किया जाए, ये चुनौती तो है। और चुनौती की एक महत्वपूर्ण दिशा में चंद्रकांता जी, आपने और आपके अकादमी ने काम किया है, जो आप कर रही हैं। इसी प्रकार से ये चीजें आएंगी। जी धन्यवाद दिलीप जी, आपसे बहुत सारी सार्थक बातें, बच्चों की किताबें और पुस्तक संस्कृति के बारे में जानने को मिली। बहुत अच्छा लगा। आपने 2 लोगों का जिक्र किया, सफदर हाशमी और गुलजार साहब। गुलजार साहब की बहुत सुंदर कविता आपने पढ़ी। गुलजार साहब ने किताब नाम से एक फिल्म भी लिखी थी इसी विषय पर। और सफदर हाशमी जी की लिखा गीत, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो भूख से मरने वालों, तो हम बचपन से सुनते ही आए हैं। फिलहाल चलते हैं इंदर जी के पास। नमस्ते इंदर सिंह जी। इंदर सिंह जी, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं थोड़ा, क्योंकि सिग्नल की थोड़ी समस्या है मेरे यहाँ, बर्फबारी के कारण थोड़ा सिग्नल कम है, तो मैं तीनों शब्द साधकों, आचार्यों को देवभूमि ऋषिभूमि हिमाचल से पगवंदन करता हूं कि इनके शुभाशीष और इनके बताए पाथेय के माध्यम से हम आगे जा रहे हैं। और जो विषय हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी ने आपके माध्यम से एक संचालिका के रूप में रखा है, तो इसके लिए मैं अकादमी सचिव डॉक्टर करम सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं। और विशेषकर आपका, एक विशेष रूप से आपने बहुत सजे हुए रूप में, सधे हुए रूप में संचालिका का जो कर्तव्य का निर्वहन किया। और कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जब भी व्यक्ति अपनी विकास की इबारत लिखता है या किसी क्षेत्र में आगे जाता है, तो उसके साथ उसकी प्रकाश अर्थात उसकी सृष्टि रहती है, और सृष्टि के साथ उसकी क्रिया रहती है और स्थिति रहती है, और उसी के साथ जीवन चलता है। तीनों आचार्य ने इसी बात को रखा है, और मैं हिमाचल अकादमी का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने इस प्रकार से इस विषय को रखा। डॉक्टर करम सिंह नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा एक सवाल था। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की अगर हम बात करें, तो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास पंचायत पुस्तक मेला या पंचायत पुस्तकों के माध्यम से गांव देहात तक पुस्तकों की पहुंच को सुनिश्चित कर रहा है। हिमाचल सरकार क्या ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तक संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए इस तरह के कोई प्रयास हिमाचल सरकार द्वारा किए जा रहे हैं? देखिए, हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी पिछले काफी वर्षों से एनबीटी के साथ बहुत सारे कार्यक्रम कर रही है, और विश्व पुस्तक मेले के माध्यम से, लेखक मंच के माध्यम से तो जुड़ाव रहता है। उसके अतिरिक्त जो इनकी मोबाइल लाइब्रेरी हिमाचल में आती है, कार्यशालाएं होती हैं, और पिछले हिमाचल में रही हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते रहे हैं। पुस्तक सप्ताह हिमाचल में आयोजित हुआ है, और कुछ नई योजनाएं अभी एनबीटी ने प्रारंभ की हैं जो बहुत उपयोगी भी हैं और पाठकों तक सीधे पहुंचाती भी हैं। उनका हम हिमाचल के लिए जरूर लाभ लेना चाहेंगे। और अभी पिछले सप्ताह ही एनबीटी के अध्यक्ष महोदय का भी हमने अकादमी के फेसबुक लाइव पर एक कार्यक्रम में साक्षात्कार चंद्रकांता जी के साथ हुआ है। उसमें भी उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया है कि एनबीटी की जो योजनाएं हैं और हिमाचल अकादमी के माध्यम से या सरकार के माध्यम से जो परियोजनाएं उनको भेजी जाएंगी, उन पर वे जरूर गौर करेंगे और हिमाचल में वे कार्यक्रम रहेंगे।
तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अब जब हम कोरोना काल से धीरे-धीरे बाहर निकल रहे हैं, अब ऑनलाइन कार्यक्रमों के साथ-साथ हम सार्वजनिक तौर पर भी कार्यक्रम आयोजित कर पाएँगे। तो ऐसे में एनबीटी के साथ मिल कर के हम ज़रूर जो कुछ कार्यक्रम, जो परियोजनाएँ कुछ पहले की लंबित हैं, उनको लेकर के ज़रूर जैसे जनजातीय क्षेत्र में सेमिनार का आयोजन, अन्य कार्यक्रम हैं, उनके लिए हम ज़रूर चलना चाहेंगे। और आज जैसे डॉक्टर अरुण जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रेम जन्मेजय जी हमारे साथ जुड़े हैं, दिव्यक रमेश जी साथ जुड़े हैं, तो ये सब लोग एनबीटी के साथ जुड़े हुए हैं और अकादमी के सदस्य के तौर पे डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर जी हमारे साथ हैं। तो हम दोनों संस्थान मिलकर के एक अच्छा कार्यक्रम हिमाचल में आयोजित करेंगे और उन कार्यक्रमों के माध्यम से एक अच्छा माहौल हिमाचल में भी बनाया जा सकता है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि एनबीटी इसमें ज़रूर सहायता करेगी और जो हमारे प्रबुद्ध और वरिष्ठ लेखक हैं, नवोदित लेखक हैं, उनको भी हम ज़रूर हिमाचल में होने वाले इन कार्यक्रमों में शामिल करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। जी। इंद्र जी, आपसे पुस्तक संस्कृति के बारे में हम तो आपके विचार जानना चाहेंगे। तीनों आचार्यों ने जो कुछ कहा उसके बाद कहना बड़ा मुश्किल होता है, गुरुवत हैं सभी। मुझे ऐसा लगता है कि आज के परिदृश्य में जो हमारा युवा साहित्यकार है, जो युवा पाठक है, उसकी दौड़ बड़ी जल्दी की है, क्योंकि यदि आपने अच्छा पाठक बनना है और पुस्तक संस्कृति से जुड़े रहना है या समाज से जुड़े रहना है, तो आपको बहुश्रुत होना पड़ेगा, बहुपठित होना पड़ेगा। प्रेम जी से मैं जाने से पहले एक बात फिर से बात करना चाहूंगी। प्रेम सर, आजकल बेस्ट सेलर पुस्तकों का दौर है। बेस्ट सेलर्स की बात कर रही है ना? हाँ, देखिए ऐसा है कि मैं वही अभी जैसे बताया था मैंने आपको, व्यावसायिकरण जहाँ आता है तो व्यावसायिकरण में ये सारी चीजें जुड़ती हैं कि किताब को बेचना कैसे है, और इसके लिए वही हो गया है लगभग ये स्थिति अगर आप देखें तो फिल्मों वाली स्थिति हमारे यहाँ भी आ गई। फिल्मों भी यही होता है कि किस तरह से वो लोग लाया जाए, किस तरह से फिल्म के बारे में कोई ना कोई विवादास्पद चीज पैदा कर दी जाए। धीरे धीरे ये चीज जो है पुस्तकों में भी आती जा रही है। अपनी किताब को कैसे विवादास्पद करना है, कैसे उसको बेचना है, कैसे बेस्ट सेलर जैसा फंडा तैयार करना है, और उसमें कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई इस तरह का संकोच या कोई इस तरह का षड्यंत्र भी ना हो कि कैसे एक किताब को आगे प्रमोट किया जाए, और उसमें ना केवल प्रकाशक, उसमें लेखक भी जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे यहाँ जो अपसंस्कृति पनप रही है पुस्तकों की, ये एक अपसंस्कृति है। वहां पे आपका लक्ष्य कहीं, जैसे मैंने बोला था, और कानून जो कहते हैं कि लेखक का जो उद्देश्य पर्पज ऑफ राइटिंग, व्हाट इज पर्पज ऑफ राइटिंग, कि जो सभ्यता हमारी नष्ट हो रही है उसको अपने आप को नष्ट होने से बचाना है, और वो मानव सभ्यता है। और मेरा बहुत मानना ये है कि बहुत लेखक का दृष्टिकोण, प्रकाशक का दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि जो सभ्यता स्वयं को नष्ट कर रही है, इस तरह आप देखिए उत्तराखंड में जो बाढ़ आई है वो क्या है। मुझे याद आता कामायनी के प्रसाद की पंक्तियां, वो कहती कि प्रकृति रही दुर्जय मद में हम भूले थे। हम भूल गए अपने अहंकार में कि प्रकृति दुर्जय है, और वो दिखाती है कि किस तरह के प्रकार, और ये हमने जो प्रकृति से छेड़छाड़ की है, प्रकृति को नष्ट किया, वो हमें नष्ट कर रही है। ऐसे ही पुस्तकों को, वो जो ज्ञान है, ज्ञान को जब आप भ्रष्ट करेंगे, ज्ञान को आप भ्रष्टाचार की तरफ ले जाएंगे, तो वो ज्ञान हमें नष्ट करेगा, और ये बहुत बड़ी सावधानी की आवश्यकता है इस समय मुझे लगता है। ये बच के चलना है। तो ये जो प्रकरण चल रहे हैं कि बहुत शॉर्टकट चीजें हैं कि बेचना, खरीदना, हम भूल गए हैं कि ये बच्चों की, हमारे बच्चों के दिमाग में जाके क्या डाल रही है। अब आप, मैं थोड़ा सा इधर जा रहा हूँ, वेब सीरीज देख लीजिए आप, किस तरह से वो वहां पे सिर्फ बेचने के लिए क्या किया जाए। तो हमारी लड़ाई सिर्फ लिखने की भी नहीं है, हमारी लड़ाई एक ये भी है कि कैसे मेरे आसपास, मैं जैसे अपने पोते को, पोती को बचाता हूँ। मैंने, जो लोग कहते हैं कि बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते, मैं पूछता हूँ वो विकल्प किसने दिया उनको? ये मोबाइल का आपने किताब का विकल्प दिया, आपने कुछ और संगीत का विकल्प दिया। मान लीजिए किताब नहीं पढ़ता, आप संगीत का विकल्प दीजिए, आप कलाकार बनाइए, कृति दीजिए, उसको वो सुख दीजिए। और वो जब अगर एक बार किताब का
या कला का या संगीत का किसी को शौक हो जाएगा तो फिर वो कभी मोबाइल की तरफ आएगा। ये हमारा हम अपना जो है हमारा अपराध है, हमारी पीढ़ी का अपराध है कि हम जो है अपने आप को बचाने के लिए, अपना समय लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बच्चों के हाथ में नशा दे रहे हैं। ये एक तरह का नशा है। तो कोई भी चीज हो, तो मेरा मानना ये है कि जो अब संस्कृति पनप रही, चाहे खरीद में चाहे बेच में, उससे हमें लड़ना पड़ेगा हम लोगों को। और ये इस तरह का जो मंच तैयार करते हैं, और अगर मुझे लगता है 10% बच्चे भी सुनकर समझ जाए इस चीज को, माँ बाप समझ जाए इस चीज को, मैं तो लगातार ये बात कहता हूँ, तो हम लोगों का सफल हो जाएगा सर। चलिए, आज की हमारी ये चर्चा बहुत अच्छी रही और एनबीटी के प्रख्यात लेखकों और जो ट्रस्टीज हैं, जो पूरे राष्ट्र में सम्मानित साहित्यकार लेखक हैं, और हिमाचल के भी लेखक जुड़े, और बहुत अच्छा संवाद चंद्रकांता जी के माध्यम से आज हो पाया है। और मैं समझता हूं कि इस माध्यम से जो आज ये हम कार्यक्रम कर पाए हैं एनबीटी और हिमाचल अकादमी के माध्यम से, इसमें एक अच्छा विकल्प, एक अच्छा चिंतन सामने ये आया है कि हमने पुस्तक की संस्कृति को बरकरार रखते हुए डिजिटल बुक्स के साथ जुड़ना है, परंपरा को नहीं छोड़ना है, पुस्तक की उपेक्षा हमें नहीं करनी है, और पुस्तक को अपने साथ बनाए रखते हुए आगे की यात्रा हमें तय करनी है। तो बहुत अच्छी आज परिचर्चा, बहुत अच्छा संवाद ये कायम आज हो पाया है। आज की यह परिचर्चा बहुत ही सार्थक रही। फिलहाल इस सत्र को यही समाप्त करते हैं। एक बार फिर से डॉक्टर प्रेम जन्मेजय, डॉक्टर अरुण, डॉक्टर दिव्य रमेश, इंदर सिंह ठाकुर जी और डॉक्टर कर्म सिंह जी का धन्यवाद। नमस्कार।